हेलो दोस्तों, तो मैं मोनिका आज आप सबके साथ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही करा दिया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम इसको आगे करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या है, इसके स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम हिंदी में उदर्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी को जानेंगे। ठीक है, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब हम सर्दियों के कपड़े पैक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एक वाइट कलर की गोली लेकर आते हैं, फिनाइल की गोलियां, जिसको हम इंग्लिश में नैफ्थलीन बॉल्स भी कहते हैं। वो जब हम दोबारा कपड़े खोलते हैं 2-3 महीने बाद, बेड वगैरह में रखे होते हैं जहाँ पे भी, तो वो गोलियां आपको मिलती नहीं है, लेकिन एक अलग सी स्मेल मिलती है। ऐसा क्या होता है, वो लिक्विड, वहाँ पे कोई लिक्विड भी नहीं होता लेकिन वो गायब हो जाती है। तो वही जो प्रोसेस हुई ना, उस टाइम पे जो सॉलिड बॉल्स थी वो गैस में कन्वर्ट हो गई। इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सब्लिमेशन इज द फिनोमेना बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस डायरेक्टली। यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्टली हो रहा है। जब सॉलिड से गैस में बने तो सब्लिमेशन, जब गैस से सॉलिड बने तो डिपोजिशन। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है नैफ्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। नैफ्थलीन बॉल्स फिनाइल की गोलियों को कहते हैं। ड्राई आइस आपने देखा होगा, आजकल जो शादियां वगैरह हो रही हैं उसके अंदर नीचे एक वाइट कलर का धुआं सा बह रहा होता है। ठीक है, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो ड्राई आइस की वजह से ही होता है, ठंडा होता है इस वजह से वो नीचे होता है। कैम्फर का मतलब कपूर, जब आप लोग कपूर को जलाते हो तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट है बेटा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि अभी हमने जाना कि सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं गैस में डायरेक्टली तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारी प्रोसेसेस हैं आपस में, जब ये स्टेट चेंज करती हैं तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, आप मुझे एग्जाम्पल बताओगे इनके कमेंट के अंदर। ओके, तो आप सोचो आपके पास कोई आइस है, ठीक है, उस आइस को आपने बाहर निकाल लिया फ्रिज से, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी। इसलिए उस प्रोसेस को मेल्टिंग कह सकते हैं। लिक्विड से जो क्या हो रही है, वापस से सॉरी सॉलिड से जो क्या हो रही है, लिक्विड हो रही है, तो उसको मेल्टिंग कह सकते हैं, जिसकी ये प्रोसेस लिखी हुई है। लेकिन अगर हमने पानी लिया और उसको हमने फ्रिज में रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जमने को फ्रीज कहते हैं। देन इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। ये तो सब जानते थे, कुछ नया था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड हो तो मेल्टिंग, जब लिक्विड से सॉलिड हो तो फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि लिक्विड से गैस तक का सफ़र कैसा रहता है। तो जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल लो, आप चाय बना रहे हो या फिर आप मैगी बना रहे हो, कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके अंदर पहले आप पानी डालते हो, तो पानी ना जब गर्म हो जाता है भाप बन के उड़ने लग जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इवापोरेशन। ये जो वर्ड है ना, इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब कोई गैस अगर हम उसको कन्वर्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। जिसके आप लोग के घर में एलपीजी सिलेंडर्स जो आते हैं उसके अंदर भी जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग परफ्यूम तो इस्तेमाल करते ही होगे। परफ्यूम को जब आप शेक करोगे तो वो आपको लिक्विड की तरह लगेगा, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो गैसेस फॉर्म में निकलता है। दैट्स मीन कि वो गैस ही थी लेकिन उसको हमने कंप्रेस करके उस बॉटल में रखा हुआ है, छोटी सी बॉटल में, इसलिए वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया है। तो जब गैस से लिक्विड बने तो कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से गैस बने तो इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम वापस से वही एक बार प्रोसेस पढ़ लेते हैं। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लिक्विड में ना हो, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। हिंदी में इसको कहते हैं उदर्वपातन। और जब कोई गैस डायरेक्टली क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन।
तो बच्चों मेरे को एक एग्जाम्पल दो आप लोग कि जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स और कैम्फर है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है इनमें से। चलो बेटा, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। रेडी हो ना सब? तो अब हम इवापोरेशन के बारे में जानेंगे। इवापोरेशन होता क्या है, उससे पहले एक बार हम ये जानते हैं कि हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था, है ना। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस में, वो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे, इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं इवापोरेशन में ऐसा क्या चेंजेस है जो इसको बॉईल होने से थोड़ा सा अलग बनाता है, ठीक है। तो एक कहानी थी, एक बच्चा था, ठीक है, वो बाहर ना खेल कूद कर आया। अब उसने कुछ भी गेम खेला, उसकी फेवरेट गेम, आप भी अपनी फेवरेट गेम मुझे बता सकते हो, अपने फेवरेट गेम खेल कर आया। और जब वो घर में आके बैठा अपने कूलर के आगे, एसी नहीं चला रखा था, एसी वाला सिस्टम अलग है, कूलर चला रखा था, और वो एकदम उसका जो पसीना था वो सूख गया, तो उसको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे कि उसकी बॉडी बर्फ़ की बन गई हो। तो क्या आप लोग मुझे राज बताओगे उसका ठंडा होने का राज क्या था? तो हम वो राज जानते हैं, ओके। तो इवापोरेशन बेटा होता क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कोई लिक्विड गैस में तो कन्वर्ट हो रहा है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा था, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है, अब हम 100 डिग्री में बैठेंगे ना, फिर तो हम पिघल ही जाने हैं, जल ही जाने हैं, हम लोग थोड़ी ना उसके अंदर भाप बन जाएंगे। तो इस वजह से ना हमारा पसीना है तो रूम टेम्परेचर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 25-30, हद मार के 38-40 तक हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री थोड़ी ना हो जाएगा, इतने टेम्परेचर नहीं होगा। तो यानी कम टेम्परेचर में ही जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको क्या बोल सकते हैं, इवापोरेशन बोल सकते हैं। इसके हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ओके। उससे पहले कुछ और जान लेते हैं। अब जो हमारी इवापोरेशन है ना, इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स का मतलब जो इसको इंक्रीज करते हैं, कोई चीज़ जल्दी कब सूखती है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हाई होगा या लो होगा, कब हमारी इवापोरेशन ज़्यादा होगी, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है हाई, सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर होता है लो। तो जब हम कपड़े धोते हैं, मम्मी हमारी कपड़े धोती हैं और छत पे डाल कर आती हैं, तो कौन सा ऐसा मौसम है जिसके अंदर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, गर्मियों का मौसम है। यानी कि टेम्परेचर हाई होना क्या होता है, एक अच्छा इवापोरेशन का फैक्टर होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सरफेस एरिया। तो जिस जिस बच्चे को बेटा चाय पसंद है या मिल्क पसंद है, तो अगर आप लोग उसको गिलास में पियोगे तो वो जल्दी ठंडा होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको प्लेट में डाल दिया तो वो जल्दी गर्म ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो जब हम सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया कम रखते हैं तो इवापोरेशन भी कम होता है। एक और एग्जाम्पल, जब आप लोग छत पे कपड़े डाल के आओ, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से फैला फैला के डालोगे, ज़्यादा सरफेस एरिया लोगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उनको समेट समेट के डाल कर आ गए, सरफेस एरिया उनका बहुत कम है, तो क्या वो जल्दी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। तो यानी कि सरफेस एरिया भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विंड स्पीड की, ह्यूमिडिटी हम लास्ट में पढ़ेंगे। विंड स्पीड में क्या होता है, हवा तेज चले तो जल्दी इवापोरेशन होता है या हवा कम चले तो इवापोरेशन होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सर्दियों के टाइम पे जब मम्मी कमरे में पोछा लगाती हैं, या आप लोग भी लगाते होगे, है ना, अब तो बड़े हो गए हो, आप लोग भी लगाते होगे, तो उस टाइम पे पंखा जो है आप ऑन कर देते हो, चाहे सर्दियाँ हो, है ना। क्यों ऑन कर देते हो? क्योंकि हवा चलेगी, हवा की वजह से जल्दी सूख जाएगा। तो हवा आप जब तेज़ करते हैं, इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब इवापोरेशन जल्दी होता है। और अगर हवा कम चल रही हो तो इसका मतलब इवापोरेशन देर से होता है। लास्ट में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। अब आर्द्रता, इसको हम हिंदी में कहते हैं नमी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी है क्या? तो इसके लिए बेटा आप एक चीज़ समझो, सपोज़ आप लोगों ने पानी गिरा दिया फर्श पर, ठीक है, अब आपको पानी साफ़ करना है, तो आप पोछा लेकर आए, आपने जो पोछा लिया वो सूखा था, तो क्या फ़र्श पे जो पानी था वो सूख जाएगा?
तो डेफिनेटली सूख जाएगा। लेकिन अगर आप जो पोछा लेकर आए वो पहले से ही गीला था और आप उससे साफ कर रहे हो, तो क्या वो फर्श सूखेगा जल्दी? नहीं सूखने वाला। तो इसी से आप ह्यूमिडिटी को आप कैसे रिलेट करोगे? हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा छोटी छोटी वेपर्स की बूंदें पाई जाती हैं, पानी की बूंदें पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे आसपास की जो नमी है ना वो हवा सूख ही नहीं पाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना गैस के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स सूखे हुए होंगे तो हमारे आसपास की नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर वो खुद ही नमी वाले हैं, उनमें खुद ही से पहले से वेपर्स हैं, तो क्या वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम प्रोसेस यह है, अगर हम किसी चीज़ को ढक के रखते हैं तो जो हवा है वो बाहर ही नहीं जा पाती है। जिसकी इस वाली प्रोसेस में हवा बाहर जा रही है, नहीं जा रही है, तो कोई चीज़ जल्दी इवापोरेशन होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉर्मल खुली हुई रखी है या फिर हम मान सकते हैं कि हवा के अंदर नमी नहीं है, तो कोई चीज़ जल्दी इवापोरेट हो जाएगी। तो ये इंक्रीज था, सरफेस एरिया इंक्रीज था, विंड स्पीड इंक्रीज था, लेकिन इवापोरेशन के लिए ह्यूमिडिटी को कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छा इवापोरेशन हो सकता है। तो आप इनकी लाइनें बना सकते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम एक बहुत ही छुपो रिस्तम वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकदम मज़ेदार वाला। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसका नाम ही इतना मज़ेदार है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको सामने यहाँ पे पिक्चर्स में भी लगा रखी है। ये है ग्लास ऑफ आइस, वाटर नहीं है, ग्लास ऑफ आइस है। अब इस आइस को, ये थोड़ा मैंने अलग बना रखा है, लेकिन ये जो थर्मामीटर है सपोज इसमें रखा हुआ है, और ये क्या शो कर रहा है? ये भी 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, क्योंकि बर्फ़ कैसी होती है बेटा? ठंडी होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ पिघलना स्टार्ट होती है। अगर मैंने यहाँ पे हीट दी इसको, तो ये पानी, ये जो आइस थी ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। होगा नहीं होगा? होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर आइस डाली और उसके अंदर थर्मामीटर रखा, तो टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उस गिलास में मैंने हीट दी, तो जो बर्फ़ थी वो पानी बनने लगी धीरे धीरे। लेकिन मैंने देखा काफ़ी देर हो गई है, इसका जो टेम्परेचर था ना वो अभी तक 0 है, जबकि टेम्परेचर को तो बढ़ के 2, 4, 5, 7 कुछ तो होना चाहिए था ना, लेकिन टेम्परेचर अभी तक 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ना बर्फ़ पूरी तरीके से पिघली नहीं है। तो जो एनर्जी उसको पानी का लेवल बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, लेवल कह सकते हैं, या फिर हीट बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, वो एनर्जी को अपने आप को कन्वर्ट करने में लगा दे रही है। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। जो एनर्जी उस आइस को कन्वर्ट कर रही है लिक्विड में, वो एनर्जी बाद में पानी का टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन जब तक इसके अंदर आखिरी पीस भी है ना अगर आइस का, वो नहीं पिघलेगा जब तक पानी आपका गर्म नहीं होगा। वो कैसा रहेगा? ठंडा ही रहेगा, लेकिन वो चीज़ पिघलेगी, जो आइस है वो पिघलेगी। तो इसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। ये चीज़ क्लियर हुई? एक सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी उसने लगाई, जो एनर्जी लगाई उसको हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेम कंसेप्ट यहाँ पे इवापोरेशन का भी है, ठीक है। इवापोरेशन के अंदर भी क्या होता है? जब तक आप लोग कोई बर्तन के अंदर पानी को बॉईल कर रहे होते हो, तो वो पानी का टेम्परेचर 100 ही रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है, और उस बर्तन का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही उसकी आखिरी ड्रॉप भी इवापोरेट हो जाएगी, तो उस बर्तन का टेम्परेचर भी 100 से बढ़ जाएगा। इसी को हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट बेटा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मैंने आपको बच्चे वाली कहानी सुनाई थी ना, वो कहा था कि वो ठंडा ठंडा फील कर रहा था। तो वो क्यों फील कर रहा था? हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? कैसे इवापोरेशन ठंडक महसूस करवाती है, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मेरा बॉडी में पसीना है तो वो
इवापोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो हमारे आसपास एनर्जी लेगा, क्योंकि जो एनर्जी को खो चुका है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मेक द सराउंडिंग कूल। अब उस लिक्विड को 100 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं मिल रहा, कम से कम इवापोरेट होने के लिए उसको एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना। तो वो हमारे आसपास कहीं से भी एनर्जी ले लेता है। अगर मेरे हाथ पे पानी है तो मेरे हाथ से एनर्जी ले लेगा, वो ज़मीन पे पानी है तो वो फर्श से ले लेगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी ले लेगा वो, और वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उतनी जगह, जब जितनी जगह की एनर्जी गई है वो जगह ठंडक महसूस करवाती है। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं Why we feel cool on pouring some acetone on our palm। पाम बेटा हथेली को कहते हैं, ठीक है, और पौर का मतलब होता है गिरना। ऐड तो सुना ही होगा, पौर पौर है ना, सर्फ एक्सेल वाला, कुछ वैसा ही है ये। तो वाई वी फील कूल, हमें ठंडा महसूस क्यों होता है जब हम अपने हाथ पे एसीटोन वगैरह को गिरते हैं। एसीटोन बेटा थिनर को हम कह सकते हैं, ठीक है, नेल पेंट को जो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एसीटोन कहते हैं। तो अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन डालें, पेट्रोल डालें, परफ्यूम तक डालें तो हमारा हाथ ठंडा ठंडा महसूस करता है। उन सब का रीज़न क्या है वो हम आज जानकर ही रहेंगे। तो वैन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम, जो भी आपके क्वेश्चन में आया आप वो लिख सकते हो, ऑन आर पाम इट इवापरेट्स, वो चीज़ क्या हो जाती है बेटा, इवापरेट हो जाती है। ड्यूरिंग इवापरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब। अब इवापोरेशन के वक्त होता क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ पाम, हमारी हथेली के सरफेस से, टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी मेकिंग द सरफेस कूल। तो इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या, जो भी हमने परफ्यूम या फिर पेट्रोल एसीटोन कुछ भी अपने हाथ में डाला, उसने इवापोरेट होने के लिए हमारे हाथ से एनर्जी ले ली, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा हाथ ठंडा हो गया। लेकिन अब हमारे अंदर भी तो ब्लड है, वो ब्लड थोड़ी देर में घूमता रहेगा और हमारा हाथ वापस से गर्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो ठंडा हुआ उसका रीज़न क्या था, इवापोरेशन। अब अच्छे लग रहे हैं ना ये बच्चे, पूरी फैमिली, इन्होंने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें गर्मियों में सब कहते हैं बेटा कॉटन के कपड़े पहना करो, गर्मी नहीं लगेगी, क्या क्या खास है इनके अंदर, तो आज हम वो जानकर ही रहेंगे। Why should we wear cotton clothes in summer? हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हालांकि सब लोग नहीं पहनते हैं, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको इसका फ़ायदा तो बता के जाऊंगी आज। तो ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सरफेस। क्या होता है आपको मैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं। और दूसरा बात, ये जो कॉटन का कपड़ा है ना, वो कितना भी लिक्विड जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद इवापोरेट भी कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, अब सपोज़ हमारी बॉडी में से जो भी पसीना था वो कपड़े ने एब्जॉर्ब किया, जो कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर हमें चिपचिप सी महसूस होने लगती है। लेकिन जब वो पसीना कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया और कपड़ा सूख गया इवापोरेट होकर, तो जो इवापोरेशन की प्रोसेस होगी वो एनर्जी कहाँ से लेगी, कपड़े से, इसकी वजह से वो कपड़ा हमें ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन अगर हम कोई और कपड़ा पहनते हैं तो वो हमें इतना ठंडा महसूस नहीं कराता है। तो बच्चों अब हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जानने वाले हैं। तो आप लोगों ने जब भी अपने फ्रिज से किसी बॉटल को निकाला होगा तो पाया होगा उसके बाहर ना छोटी छोटी सी बूंदें जमा हो जाती है पानी की। तो बेटा क्या वो बॉटल लीक कर रही होती है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बॉटल तो मेरी नई नहीं होती है। तो ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो वाटर बाहर आ जाता है? तो आज हम इसी वाले एकदम अच्छे से फैक्ट को जानेंगे। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि मैंने आपको एक छोटी सी प्रोसेस बताई थी जिसका नाम था कंडेंसेशन, जो कि क्या कर रहा था, हमारे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा था। अब आप लोग सोचोगे दीदी हम तो वाटर की बात कर रहे थे, है ना, ये गैस की बात कहाँ से आ गई? तो हम उसको भी जानते हैं। जब हम अपने फ्रिज से ठंडी ठंडी बॉटल को निकालते हैं तो बेटा उस बॉटल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो तो हाई होगा ना। अब वो तो 2, 4, 5 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, वो टेम्परेचर तो हाई होता है। तो रूम टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो यहाँ के गैस पार्टिकल्स हैं
वो इसके कांटेक्ट में आते ही ना लिक्विड बन जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा वाटर देख सकते हैं जो कि बॉटल के बाहर होता है। तो हाँ, आज के बाद आप लोग कह सकते हो कि मैं एक बॉटल पानी के साथ 1 चम्मच पानी तो फ्री दे ही सकता हूँ, बना सकते हो ये वाटर। तो आप गैस, जो भी लिक्विड है, गैस है, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कंडेंसेशन प्रोसेस को कर सकते हो। एक बार आपको मैं लैंग्वेज समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज इस एनर्जी। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं एयर में, वो कोल्ड ग्लास वाटर के पास आते अपनी एनर्जी को लूज कर देती हैं एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड। और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड। तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? वेपर कन्वर्ट हो गई ना लिक्विड में। विच सीन एज ड्रॉपलेट, जो कि हमें छोटी छोटी बूंदों की तरह दिखाई देता है ग्लास के सरफेस पे। तो बेटा अब हम एक और अच्छी चीज़ जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज करो बाहर एकदम तगड़ी वाली बारिश हो रही है, खूब मस्त वाली, गर्मी वाले मौसम में। तो मज़ा तो आ ही जाता है जब बारिश होती है। तो अब उस वक्त मम्मी किचन में गई, उन्होंने बनाई गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। तो बेटा वो पकौड़ों की स्मेल ना आपको दूर से आ जाएगी, यस और नॉट? आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी स्मेल इतनी दूर तक आ रही है, लेकिन मम्मी ने आपसे उसी टाइम कहा, बेटा जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी उस सब्जी को जाकर देखो ठीक है कि नहीं। तो जब आप उसको सूंघोगे, आपको जब उसको स्मेल करना होगा तो उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन पकौड़ों की स्मेल तो दूर तक आ रही थी। तो ऐसा क्या होता है कि हमें गर्म खाने की स्मेल दूर तक आती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसको स्मेल करने के लिए हमें पास जाना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा वही पूछ रहा है, वाई स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, एकदम गर्म लजीज जो खाना होता है, रीचेज यू सेवरल मीटर अवेज, आपके पास दूर तक पहुंच जाता है उसकी स्मेल। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, हमने जब मैटर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि कोई भी मैटर हो वो आप अपने आप को मूव कराता रहता है ना, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आना तो बेटा है, नॉर्मल बात है, स्मेल तो आनी ही है। स्मेल का मतलब बेकार नहीं, अच्छी वाली स्मेल खाने में से आनी है, अगर खाना ठीक है तो। लेकिन जब वो खाना कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तेज़ हो जाती है। आपको एक और एग्जांपल दूँ, अगर आप लोग गर्मियों में दोपहर के टाइम छत पे जाओ, आपने स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनी हुई हैं, तो आप छत पे कैसे जाओगे? उछलते हुए जाओगे ना, एकदम जल्दी जल्दी जाओगे, जल्दी जल्दी आ जाओगे, आपकी स्पीड कितनी तेज़ हो जाती है। लेकिन वही अगर आप शाम को जाते हो, जिस टाइम मौसम ठंडा हो जाता है, तो आराम से जाते हो, बैठ कर आते हो। तो दोनों में फ़र्क था या नहीं था? सेम चीज़ होती है यहाँ पार्टिकल्स की भी। जब गर्माहट होती है तो वो जल्दी जल्दी मूविंग करते हैं, जिसकी वजह से जो स्मेल है हमें दूर तक आ जाती है। लेकिन जब वो ठंडे ठंडे हो जाता है जो हमारा फूड, तो उसमें जल्दी जल्दी मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके पास जाना होता है। नेक्स्ट बेटा, अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी। आप सभी ने निंजा हथौड़ी तो देखा ही होगा, है ना, सब ने देखा होगा। उनके अंदर एक एक्टिविटी बड़ी फेमस है, इस टाइप की लकड़ी को तोड़ना, इसको हम कराटे भी कहते हैं, ठीक है। तो वाई वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम अपना हाथ बेटा आसानी से हवा में मूव कर सकते हैं, करके देखो, हो रहा होगा। हाथ क्या, हम तो पूरे के पूरे चल लेते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक, लेकिन अगर हम दीवार से आर पार होना चाहें, हो जाएंगे? लकड़ी वगैरह को तोड़ना चाहें, बड़ी लकड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे, उसके आर पार होना चाहें तो नहीं हो पाएंगे। और वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, हमें एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी उस टाइप की लकड़ी को तोड़ने के लिए, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बना रखी है। ऐसी लकड़ी हम नॉर्मली नहीं तोड़ सकते हैं। जो लोग कराटे करते हैं वो ईंटों को भी तोड़ते हैं, है ना। अब हम लोग ईंटों को तोड़ेंगे तो हम अपना हाथ तोड़वा कर आ जाएंगे, लेकिन जो कराटे सीख रहे होते हैं वो दो दो तीन तीन ईंटें एक बार में तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? तो आज हम उसका रीज़न जानेंगे। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। देखो, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए हम अपना हाथ वगैरह आसानी से मूव कर लेते हैं। बट अ सॉलिड ब्लॉक इज रिजिड, लेकिन एक सॉलिड ब्लॉक कैसा होता है बेटा? लकड़ी का टुकड़ा हार्ड होता है,
एंड सो वी नीड अ कराटे प्लेयर, जिसकी वजह से हमें कराटे प्लेयर की ज़रूरत होती है। अब कराटे प्लेयर बेटा एक पोजीशन सीखते हैं, ठीक है, कि उनको अपने हाथ में कैसे पोजीशन बनानी है। वो अपने हाथ में बिल्कुल भी गैप नहीं रखते हैं। गैप ना रखने की वजह से उनका हाथ भी एक सॉलिड की तरह ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो अब गर्मियों का तो टाइम चल ही रहा है, जरा कूलर की राज भी जान लेते हैं। इतनी गर्मी में भी ये हमें कैसे ठंडी ठंडी हवा दे देता है। तो अब यही क्वेश्चन है हमारा, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब यहाँ डेजर्ट का मतलब बेटा रेगिस्तान नहीं है, गर्मियों में चलाया जाने वाला कूलर ही है सेम, ठीक है, जो आप लोगों के घर में मिलता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस। देखो बेटा, कोई भी चीज़ ना अगर आपको ठंडक महसूस कर रही है, इसका मतलब वहाँ इवापोरेशन तो हुआ है। एग्री? सारे बच्चे एग्री हो? तो इवापोरेशन तो हुआ है, और इवापोरेशन को अच्छे से हमने एक्सप्लेन करा था उनके फैक्टर्स के अंदर। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे एकदम हॉट मतलब सूखा दिन है, चिपचिप वाला या नमी वाला ह्यूमिडिटी वाला दिन नहीं है, दैट्स मीन ह्यूमिडिटी तो लो है। और ड्राई डे है, यानी कि गर्मी वाला दिन है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बेटा आपने कहावत तो सुनी होगी, सोने पे सुहागा, कुछ उस टाइप का यहाँ पे केस हुआ है। टेम्परेचर हमारा हाई है और ह्यूमिडिटी हमारा लो है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे आसपास की जो वेपर्स थी वो जल्दी जल्दी इवापोरेट हुई और हमें ठंडक महसूस करवाई। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस। जो अमाउंट होता है वाटर का प्रेजेंट होता है वो कम होता है हमारे एयर के अंदर, जिसकी वजह से एयर जल्दी एब्जॉर्ब करता है गर्मी को, वाटर ड्रॉपलेट्स को। तो वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर, अब हम कूलर के अंदर पानी भर के भी चलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी इवापोरेट करता है, देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग मोर, और जिसकी वजह से हमारे चारों ओर जल्दी से ठंडक महसूस होने लगती है। दैट्स वाई अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब बेटा जिन जिन के घर में फ्रिज है और जिन के घर में फ्रिज नहीं है, दोनों एक चीज़ को ध्यान से सुनो। आप सभी ने सुना होगा कि हेल्दी वाटर क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों सारे, ठीक है, उसके अंदर सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाएं। तो एक ये मटका आप लोगों ने देखा होगा, ये बड़ा ही बेटा एक अच्छी चीज़ आप बोल सकते हो इसको। इसके अंदर जो पानी रहता है ठंडा भी रहता है और न्यूट्रिशियस भी रहता है। तो हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अ अर्थन पॉट। अर्थन पॉट बेटा इसी मटके को कहते हैं कि इसके अंदर जब हम पानी रखते हैं तो गर्मियों में ये हमें ठंडक कैसे महसूस कराता है। तो आपको मैं दो कंडीशन दे रही हूँ, यह है मिट्टी से बना हुआ मटका और यह है स्टील वाला। किसके अंदर पानी ठंडा रहेगा और किसके अंदर पानी गर्म रहेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, मिट्टी वाले में पानी ठंडा रहेगा और स्टील वाली में पानी गर्म रहेगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, जो मिट्टी होती है ना बेटा, वो एक ख़ास तरीके की, आप कह सकते हो इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ना पानी इनमें से रिसता रहता है। अब पानी बहना और रिसना, इसमें फ़र्क समझो। पानी बहने का मतलब बिल्कुल पानी बह गया, मटके के अंदर पानी नहीं बचा। रिसने का मतलब बिल्कुल सरफेस तक है लेकिन बह नहीं रहा। तो पानी अभी अंदर से बाहर तक तो आ सकता है। अब जो सरफेस वाला पानी है बेटा, वो हवा में क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन एनर्जी तो चाहिए, इवापोरेशन क्या मांगता, एनर्जी मांगता। तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी उसको मटके के सरफेस से। अब उसका सरफेस से एनर्जी वो ले जाएगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब सरफेस ठंडा तो अंदर वाला पानी भी ठंडा। जादू पता लगा क्यों एक तरीके से हम मटके का पानी ठंडा रख रहता था। लेकिन स्टील वाले में बेटा होता क्या है, कोई कोई पोर नहीं है, और अगर गलती से हो भी गया ना इसके अंदर कोई होल, तो सारा पानी ऐसे बह जाएगा। कोई होल ना होने की वजह से पानी भी नहीं रिसता और पानी इवापोरेट भी नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। लेकिन आप लोगों ने एक एक्टिविटी या फिर एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी अपने पास आसपास, कि अगर हम कोई कपड़ा या जूट की जो बोरी होती है उसको गीला करके और इसके सरफेस के चारों ओर ऐसे इसको लपेट दें, तो इसका पानी ठंडा रहेगा, चाहे वो हमारी वाटर बॉटल ही क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो कपड़ा होता है, अभी मैंने आपको बताया जूट हो गए, ये सब पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कॉटन वगैरह। तो जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एब्जॉर्ब के बाद वे इवापोरेट भी तो करेंगे, और जब पानी इवापोरेट होगा तो उसका सरफेस कैसा हो गया, ठंडा हो गया। सरफेस ठंडा होने की वजह से अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है। तो अगर हमारे पास
ये नहीं है, अगर हम पानी नॉर्मल बॉटल में ठंडा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और रीज़न हो गया। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप लोग कर कर ज़रूर देखना। तो हम चैप्टर के लास्ट तक आने वाले हैं। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। हम लोगों ने आज तक टेम्परेचर किस में नापा था? तो सबका आंसर होगा डिग्री सेल्सियस में। लेकिन जो हमारी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बेटा केल्विन होता है। तो अब हम ये चीज़ जानेंगे कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा, अगर मैंने सपोज करो हमारी जो आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पिघलना स्टार्ट करती है, तो अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस टाइम पे अगर मैं केल्विन बताना चाहूँ तो मैं कितना बताऊँगी? या फिर वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो अगर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में है तो केल्विन में क्या होगा? तो सेल्सियस में अगर गिवन है तो 273.15, ये अगर आप ऐड नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बेसिकली इतना कर सकते हो। 273 अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका केल्विन बन जाएगा। डिग्री केल्विन नहीं होता है, ओनली केल्विन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप लोग सभी कमेंट में नीचे बताओगे। 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है इसका, केल्विन में क्या होगा? 373 केल्विन। क्लियर हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस का आप लोग मुझे अपने आप बताओगे, ये मैं नहीं बता रही हूँ। तो बच्चों वेरी वेरी थैंक यू, आप लोगों ने इसको देखा, इतना अच्छे से समझा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।